अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल का एक और भी नाम है, इसको डायाफ्राम सेल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है क्या? डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल। अगर आपको पेपर में नेल्सन सेल आ जाए या फिर डायाफ्राम सेल आ जाए तो दोनों का आंसर सेम आएगा। भैया हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डाउन सेल को डिस्कस किया। डाउन सेल में जो चीज़ें डिस्कस की सेम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। पर्पस, रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग एंड केमिकल रिएक्शंस। हर एक चीज़ को अलग अलग करके लिख लेंगे। भाई सबसे पहली बात, हमारे पास नेल्सन साइंसदान का नाम है। जैसे डाउन साइंसदान का नाम था, इस तरह नेल्सन भी क्या है, साइंसदान का नाम है। उस बंदे ने ये सेल बनाया है, इसलिए इसको नाम दे दिया नेल्सन सेल। भाई इसका पर्पस की बात की जाए ना, मतलब इसका मकसद क्या है, पर्पस तो एक सिंपल से इसका मकसद है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की तैयारी। नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर। नेल्सन सेल का इस्तेमाल किया जाता है तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का फार्मूला याद रखिएगा, इसका फार्मूला था NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, अब ये वाला सेल ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, आपकी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर ये वाला काम किया जा रहा है और इस चीज़ को तैयार किया जाए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी नेट पे जाकर सर्च करें 10 मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल इन द वर्ल्ड। दुनिया में 10 ऐसे केमिकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, कास्टिक सोडा, ये वाले नाम आपको लाजमी मिलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे टॉप के ऊपर होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये वाला केमिकल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 केमिकल्स के अंदर मौजूद है। अब ये वाला केमिकल इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ये चीज़ सुनिएगा बच्चे। आपके साबुन बनाने में इसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पुराने ज़माने में, और अभी भी यही काम है। बच्चे ये वाला केमिकल लेके ना साबुन बनाने का थोड़ा तरीका अगर बता दूं आपको। ये वाला केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा हम लेके इसको डालते हैं ऑयल के अंदर। कोई भी आप ऑयल ले लो, चर्बी ले लो, घी ले लो, इन दोनों चीज़ों को मिला के हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद दो चीज़ें बनती हैं। नहीं, कौन कौन सी? पहले नंबर पे ग्लिसरीन और सेकंड नंबर पे सोप। मतलब इन दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो नई चीज़ बनती है वो ग्लिसरीन और सोप होता है। अब ग्लिसरीन थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट है और सोप थोड़ा सस्ता होता है। ग्लिसरीन कौन सी चीज़ होती है बच्चे, ये आपने ना जब मुंह वगैरह में छाले वगैरह बनते हैं तो आप लेके आते हो, वो ग्लिसरीन होती है, वो 20 रुपये कितनी की होती है, सही है। वो थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है सोप की निस्बत, सही है। तो सोप को बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का मिला के किसके साथ, चर्बी वगैरह के साथ मिला सकते हो, किसी ऑयल के साथ मिला सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ मिला के गर्म करते हो। गर्म करने के बाद इसमें ये सोप बनने का सिर्फ बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। अगर इन दो चीज़ों को मिला के अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको आप एज ए सोप इस्तेमाल नहीं करने, वो करने काबिल ही नहीं होगा, उसमें बदबू आ रही होती है। इसमें परफ्यूम डाल रहे होते हैं, खुशबू वगैरह डालते हैं, कलर डालते हैं, सही है, मुख्तलिफ चीज़ें और डाल रहे होते हैं, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डाल के फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो साबुन होता है। तो पर्पज़ इसका क्या है, कास्टिक सोडा की तैयारी। मुझे यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? रॉ मटेरियल। मुझे अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, या फिर ब्राइन कह लो। ब्राइन आप नाम पढ़ा हुआ है, क्या होता है ब्राइन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl is used as raw material. raw material NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं और इसी को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रॉ मटेरियल के तौर पे। भाई नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की और साथ में डायग्राम की भी आ जाएगी। अगर आप डायग्राम समझ लेते हो तो मैक्सिमम चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ आपको समझ आ जाएंगी।
अब थोड़ी देर के लिए आपने लिखना लुखना नहीं है, तो डायग्राम को समझ लीजिएगा। डायग्राम का भी बीच में नंबर होता है, और आपने डायग्राम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लाजमी बनानी पड़ती है। इधर देखो, आपको बच्चा कोशिश करे लिखे लिखे ना। भाई सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए ना आपने एक टैंक बनाना है। ये अमूमन स्टील का ही बना होता है, इस तरह का होगा। ये बॉक्स बना लिया, इसमें आपने यहाँ से दरम्यान से थोड़ी जगह खाली कर लेनी है। इसके अंदर जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल सेम उसी तरह का, उसको कहते हैं ओब्लॉन्ग शेप डायाफ्राम, उसको आपने यहाँ पर लगाना है। चलो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ये कैप्सूल की शेप का होता है, ये इस तरह, सही है। उसके नीचे वाली साइड पे बारीक बारीक से सुराख होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना इसको हमने जोड़ के बैटरी के साथ जोड़ा होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। कहाँ पे जोड़ा होता है? बैटरी के, मतलब ये वाली जो चीज़ होगी ये होगी एज आ काम करेगी कैथोड के तौर पे। किसी तौर पे काम करेगी? इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमने एक चीज़ लटकाई होती है बच्चे, वो होता है हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड। और ग्रेफाइट वही एलिमेंट है जो कि आप पेंसिलों के सिक्कों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड। बच्चे ये जो सुराख होते हैं ना, इनको बंद करने के लिए इसके ऊपर हम ना एक धागानुमा चीज़ होती है, उसे कहते हैं डायाफ्राम, सॉरी एस्बेस्टॉस मटेरियल। ये है एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। ये किस तरह का होता है बच्चे? धागे को लेकर, धागे को लेकर उसको आप बिल्कुल ऐसा गुंजिश बना लो उसके, वो जो एक किस तरह की चीज़ बनती है उसको एस्बेस्टॉस कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ डालते हैं उसको डायरेक्टली नीचे, इन सुराखों से नीचे नहीं जाने देता। सही बच्चे, एस्बेस्टॉस मटेरियल डालने के बाद यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ से बाहरी तरफ निकली होती है क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकली होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ये आगे जाकर पता चल जाए किस तरह। अब इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, और ये कहलाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड, ग्रेफाइट एनोड। तो ये था जी बच्चे हमारे पास पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कि ये सेल बना किस तरह होता है। तो यहाँ तक देख लो, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इस चीज़ की समझ नहीं आई। अब इसके बाद बाकी आ जाएगी बात सारी की सारी वर्किंग की, कि ये वर्क किस तरह कर रहा होता है कोई सवाल यहाँ तक? बोर्ड मार्कर किसी के पास है कोई बोर्ड मार्कर ब्लू कलर का? नहीं है, चलो कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पता क्या करना आपने ना सबसे पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेना है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्राइन का। आपने ब्राइन लेके ना इसके अंदर डाल देना है। देखो ये मैंने क्या कर दिया, इसमें ब्राइन को डाल दिया। और इसके अलावा ना नीचे इसके हमने एक इस तरह का ना बेसन, इसको कहते हैं कैचिंग बेसन, इस तरह का रखा होता है। तो क्या कहते हैं? कैचिंग बेसन। सही है। तो ये है हमारे पास पूरी टोटली कंस्ट्रक्शन कि हमारे पास नेल्सन सेल बना किस तरह होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिख देते हैं। नेल्सन सेल इज कंसिस्ट ऑफ, नेल्सन सेल इज कंसिस्ट ऑफ, पहले नंबर पे अ ग्रेफाइट एनोड, a graphite एनोड सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाया होता है, सस्पेंड से निकला। सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ यू शेप कैथोड, यू शेप कैथोड के बिल्कुल सेंटर में इसको लटकाया होता है। भाई यू शेप कैथोड कौन सा है? ये वाला।
ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर शक्ल देखोगे ना इसकी, ये यू की तरह की बन रही है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो शक्ल है ये किसकी तरह की बन रही है, ये यू शेप बन रही है। ये कहते हैं यू शेप कैथोड। इसके अलावा हमारे पास इसमें यू शेप कैथोड है। यू शेप कैथोड के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे दो ओपनिंग है हाइड्रोजन गैस के लिए एंड टू ओपनिंग, वन फॉर हाइड्रोजन गैस एंड अदर इज, और दूसरी किसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए, Cl2 गैस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एक कैचिंग बेसन है, कैचिंग बेसन used to collect aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं जी, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक हमारे पास है जी एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस मटेरियल है। ले जी, ये हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्शन आ गई है और इसमें आपने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें लिखनी हैं। अब कंस्ट्रक्शन के बाद ना नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वर्किंग और केमिकल रिएक्शन। हम हेडिंग देने लगे यहाँ पे वर्किंग की, कि पूरे का पूरा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, वर्किंग, ये काम किस तरह करता है। भाई यहाँ पे चेक करना, इधर बड़े इधर देखो, हमने यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल की है, ब्राइन को इस्तेमाल किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के लिए, सही है। अगर ब्राइन है तो ब्राइन में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, NaCl और वाटर। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन होता है ना NaCl का। एक्वस का मतलब क्या है, WORK हैं, क्या होता है, पानी। एक्वस का मतलब होता है पानी। मतलब यहाँ पे ब्राइन के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, NaCl और वाटर, NaCl और वाटर, ठीक है। अब NaCl जब आयोनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ और साथ में Cl। वाटर जब आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा H+ और साथ में OH-। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब NaCl आयोनाइज होता है तो Na+ और Cl- बनाता है, और जब हमारे पास वाटर आयोनाइज होता है तो H+ और OH, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में पड़ा हुआ है। मतलब ब्राइन के एक्वस सॉल्यूशन में 4 आयंस बन रहे होते हैं। कितने आयंस बन रहे होते हैं, कौन कौन से, Na+, Cl-, H+, OH-। चलो पहले नंबर पर यही बात साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं। इन aqueous solution of NaCl for types of ions are produced which are Na+, Cl-, H+ and OH-। When electric current is passed through electric, तो पहला पॉइंट ये बना लो, ये दूसरा पॉइंट बना लो। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू, जब करंट इसमें से गुजारा जाता है देन, भाई खुद सोचो, जब करंट गुजारा जाए क्या होगा, कितने आयंस है हमारे पास, 4।
एक हमारे पास है Na+, एक Cl-, एक है H+, और एक है OH-। अब देखो, अगर मैं एनोड के ऊपर बात करूं, एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस, मतलब एनोड के ऊपर चार्ज है, तो इसकी तरफ कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन सी चीज़ें हैं? Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव है। बच्चे इनमें से ना Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन एनोड की तरफ ज़्यादा होती है, इसलिए when electric current is passed then Cl negative ion move toward anode and oxidation of chlorine take place and produce chlorine gas। और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। then Cl negative ion move toward anode and produce Cl2 गैस। और देखो, अब कैथोड की बात कर लेते हैं। ये जो कैथोड है, ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। माइनस का मतलब क्या है कि इसकी तरफ जो चीज़ अट्रैक्ट होगी कौन सी होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीज़ें दो हैं, Na+ है या फिर H+ है। बड़े याद रखिएगा, इन दोनों में से ज़्यादा एबिलिटी इसकी है, H+ की है कि वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो, और Na+ कभी भी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा आज, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो ये कैथोड की तरफ नहीं जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखिएगा, सिर्फ H+ ज़्यादा होता है, सही है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, H+ आयन, H+ आयन मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाता है एंड प्रोड्यूस, और ये पैदा कर देते हैं, क्या चीज़ पैदा करते हैं? प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस को पैदा करते हैं? हाइड्रोजन गैस को पैदा कर रहे होते हैं। ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब देखो, ये चार आयन थे, Na+, Cl-, H+ और OH-। इधर देखो, ये चार आयन थे। ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? क्लोरीन गैस में। ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? हाइड्रोजन गैस। मतलब ये वाले दो चीज़ें तो होगी यूज़, बाकी कौन सी दो चीज़ें रहेगी? ये दोनों Na+, क्योंकि यही चीज़ हम बनाना चाहते हैं। Na+ और OH- ऊपर से नीचे की तरफ परकोलेट करते हैं। परकोलेट का मतलब ऐसा ऐसा रखते हैं और यहाँ पे नीचे आके जमा होना शुरू हो जाए, और इसी के लिए हम कैचिंग बेसन को इस्तेमाल कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करने के लिए, सही है। तो यही बात नेक्स्ट हम लिखेंगे, Na+ and OH- ions percolate down the diaphragm and collected and aqueous solution of NaOH is collected. NaOH is collected in, कहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं? इन कैचिंग बेसन, कैचिंग बेसन। भैया अब बात आ जाएगी रिएक्शंस की। रिएक्शंस वही हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड और ओवरऑल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड की, फिर बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड, और लास्ट में हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन की। भाई रिएक्शन एट एनोड की बात की जाए तो एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही है। किस तरह ऑक्सीडेशन होती है? एनोड पर कौन सी चीज़ आ रही है? Cl नेगेटिव आयन। दो Cl नेगेटिव आयन, दो इलेक्ट्रॉन
लूज करते हैं और कौन सी गैस बना देंगे, क्लोरीन गैस। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए नोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है हमेशा, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अकर, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अकर। और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी, क्या होगा, 2H प्लस साइन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये चेंज हो जाए 2H में, और नेक्स्ट स्टेप में यही 2H आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिख लगाऊँ, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी, इधर देखो, ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखने लगे, ये सारी चीज़ें बनी किस तरह है, ये चीज़ चेक कीजिएगा। ये सारी चीज़ें कैसे बनी है, देखो NaCl जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, Na और Cl, और जब ये आयोनाइज होगा H2O तो ये क्या बनाएगा, H प्लस और साथ में OH माइनस। मतलब मैंने 2 NaCl को आयोनाइज कराया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करवाया। अब ये 2 हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 में, ऐसा ही है। 2 Cl किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cl। 2 Na और 2 OH मिलेंगे क्या बनाएगा, 2 Na OH। अब ओवरऑल रिएक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 NaCl प्लस 2 H2O विल गिव अस H2Cl2 2 NaOH। ये भी ओवरऑल रिएक्शन सही है। तो ये था जी बच्चे हमारे पास पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, और ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ भी चुका है, इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें इधर कंसंट्रेशन रखिएगा अपनी, मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। भैया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा, उसमें नोड पे कौन सी चीज़ बनती थी, अगर याद हो, ऑक्सीजन गैस। कैथोड में हाइड्रोजन गैस। पहले नंबर पे ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड पे कौन सी चीज़ बन रही है, कैथोड पे। डाउन सेल पढ़ा, एनोड पे कौन सी चीज़ बनी, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी चीज़ बनी, सोडियम मेटल। यहाँ पे जाओ, डाउन सेल नेल्सन सेल, इसमें एनोड पे कौन सी चीज़ बनी, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी चीज़ बनी, हाइड्रोजन गैस। जितने भी पढ़े हैं हमने सेल, सब में एक चीज़ आपने याद रखनी है, यह है कि एनोड पे कौन सी चीज़ बन रही है और कैथोड पे कौन सी चीज़ बन रही है। ये पास पेपर में आपके MCQ आ चुके हैं। अगर कॉन्सेप्टिव MCQ बनाया तो यहाँ से बनेगा, नेल्सन सेल में नोड पे कौन सी चीज़ बन रही है, डाउन सेल में नोड पे कौन सी चीज़ बन रही है, हर एक में अलग अलग है, सही है। नेल्सन सेल और डाउन सेल में नोड पे क्लोरीन गैस है, सही। तो आपने पता क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है, 3 लाइनों का होगा इस तरह का, यह आपने काम करना है खुद। चलो इस तरह कर लो, यहाँ पे लिखोगे एनोड, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखो डाउन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मैं हिंट दे जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे डाउन सेल और यहाँ पे लिखोगे नेल्सन सेल। एनोड पे कौन सी चीज़ बनती है, कैथोड में कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में। डाउन सेल में एनोड पे कौन सी, कैथोड में कौन सी। इस तरह एक टेबल बनाओगे आप। ये टेबल आपको ये एक थोड़ी सी पहचान देगा कि हमें MCQ इस टेबल में से आ सकता है, और ये आपने खुद काम करना है। और ये पास पेपर में आ चुके हैं, आप पास पेपर उठा के तो देखो, अगर कंसेप्टिव MCQ बनाया तो यहाँ से बनेगा, और आपके जब टेस्ट बनेंगे तो मैं भी यहीं से बनाऊँगा, सही है। तो ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।